वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक सुपर सस्पेंस क्राइम थ्रिलर जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी दोस्तों बड़ी ट्विस्ट से भरी पड़ी है और आप जरा भी गेस नहीं कर पाएंगे अगले मोमेंट पर क्या होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं इस मूवी को जिसका नाम है द सोल। तो मूवी की शुरुआत एक करोड़पति बिजनेसमैन के घर से होती है जहां दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। घर की हाउसकीपर उन्हें अंदर लेकर जाती है। अब अंदर एक कमरे में धुआं ही धुआं फैला होता है और हर तरफ खून के छींटे दिखाई देते हैं और कमरे के दरवाजे पे एक अजीब सा सिंबल बना होता है। अंदर वो बिजनेसमैन जिसका नाम वैंग था वो मरा पड़ा होता है और लगता है उसके सर पे लगातार वार करके उसका कत्ल किया गया है। उसके पास ही पड़ी होती है उसकी वाइफ जिसका नाम है लीजा। उसके हाथ में एक हथियार होता है जिससे वैंग पर वार किया गया था। एक ऑफिसर लीजा के पास जाता है तो अचानक वो आंखें खोलती है और ऑफिसर बिल्कुल शॉक्ड। तब दिखाते हैं कि उस कमरे के एक और कुछ पत्ते या पौधे जलाए गए हैं और उसी का धुआं कमरे में फैला हुआ है। यहाँ से सीधे मूवी के हीरो बैन और हीरोइन शैरी को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर बताता है कि शैरी प्रेग्नेंट है और फिलहाल एम्ब्रियो काफी हेल्दी दिख रहा है। ये सुनकर शैरी खुश होने के बजाय रोती है क्योंकि बैन को ब्रेन कैंसर है और शायद वो अपने होने वाले बच्चे का मुंह देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। उसका चेकअप कराने के लिए वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो बैन का स्कैन करके बताता है कि बैन का कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैल चुका है और कुछ ही महीनों में बैन के लिए चलना फिरना तक मुश्किल हो जाएगा। आखिरी स्टेज में कैंसर ब्रेन के नर्व सेल्स को भी बेकार कर देगा और उसके बाद बैन अपना दम तोड़ देगा। ये सुनकर बैन और शैरी बहुत परेशान हो जाते हैं पर डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे रिसर्चर्स की एक टीम आरएनए रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और उस रिसर्च का मकसद यह है कि ब्रेन के डैमेज्ड नर्व सेल्स को ठीक करके कैंसर सेल्स को मिटा देना और इंसान की उम्र दुगनी कर पाना। पर इस रिसर्च को इंसानों पर क्लिनिकल टेस्ट करके इसे सफल बनाने में कम से कम 1 साल तो लग जाएगा। ये सुनकर बैन हंसता है क्योंकि 1 साल तक तो वो जिंदा बचेगा ही नहीं, तब जाकर वो इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा उठा पाएगा। दोनों दुखी होकर घर लौट रहे होते हैं कि तब दोस्तों हमें पता चलता है कि शैरी ने बैन की ट्रीटमेंट के लिए वो फ्लैट तक बेचने का फैसला कर लिया है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। बैन गुस्सा करता है कि अब तक मेरी ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे खर्च हो चुके हैं पर ये फ्लैट मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगा। डॉक्टर की बातों से साफ पता चलता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तुम बेकार में मेरे ट्रीटमेंट के लिए फ्लैट बेच दोगी तो मेरे बाद तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? कौन रखेगा उनका ख्याल? कहां से कुछ कर पाओगी तुम? पर शैरी तो कुछ भी करके बैन को बचा लेने पे तुली होती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स वैंग के कत्ल के सिलसिले में लीजा को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं क्योंकि क्राइम सीन पर इसी के हाथ में वो हथियार था जिससे वैंग का कत्ल किया गया था। वैसे यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि बैन इस शहर का एक नामी लॉयर है और वैंग के कत्ल का केस वही कोर्ट में आर्ग्यू करने वाला है। और दोस्तों शैरी एक पुलिस ऑफिसर है और वही लीजा को इंटेरोगेट कर रही है। वो पूछती है कि वैंग के कत्ल होने से पहले तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? लीजा बताती है कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए चली गई। फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि वैंग के कमरे का दरवाजा खुला था। उस पर एक अजीब सिंबल बना हुआ था। अंदर बदबूदार धुआं फैला हुआ था। वैंग वहाँ बेड पर लेटा हुआ था और उसके ठीक सामने वैंग की पहली वाइफ का बेटा जिसका नाम यंग है वो पूरे शरीर में टैटू लिए कोई कर्मकांड कर रहा था और मंत्र जाप करते हुए नाच भी रहा था। यहाँ पता चलता है दोस्तों लीजा वैंग की दूसरी वाइफ है। तो उस समय जब एक कर्मकांड चल रहा था तो यंग की हरकतें देखकर वैंग घबरा गया और पुलिस को कॉल किया, लेकिन तब यंग ने हथियार से लगातार उस पर वार किया और उसे मार डाला। लीजा आगे कहती है कि खून को देखने के बाद तो मेरा सर चकराने लग गया था और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो यंग वहां पर नहीं था और मेरे हाथ में वो हथियार था जिससे वैंग का कत्ल किया गया था। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अब दोस्तों इस इंटेरोगेशन को बैन लाइव देख रहा होता है। न जाने क्यों उसे लीजा पर अभी भी शक है और वो उसकी उंगली को जूम करके देखता है तो उसके कोई घाव वहां पर नजर आते हैं। फिर शैरी उस घर के हाउसकीपर से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। हाउसकीपर बताती है रात को मैं सो रही थी और तब अचानक कोई आवाज को सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि यंग घर से बाहर भाग रहा है। उसके शरीर में अजीब टैटू लगे हुए थे। मैं ऊपर फिर वैंग के कमरे में जाकर देखने वाली थी कि अचानक कॉलिंग बेल बजा और मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ गया। असल में तभी पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे। मैं बस इतना ही जानती हूँ। यहाँ तक कि इंटेरोगेशन में तो यही पता चलता है कि वैंग की पहली वाइफ के बेटे यंग ने ही वैंग का कत्ल किया है। अब दोस्तों शैरी लीजा से यंग के बारे में और डिटेल्स मांगती है तो वो बताती है कि जब से मेरी और वैंग की शादी हुई है तब से मैंने यंग को देखा तक नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन वैंग के कत्ल के 2 हफ्ते के पहले यंग घर पर आया। उसकी बॉडी में हर जगह टैटू बना हुआ था और वो बड़ा अजीब से मंत्र जाप करके कोई नाच भी रहा था। असल में उसकी माँ को भूत प्रेत झाड़ फूंक इन सब चीजों में बहुत विश्वास था। शायद यंग को भी विश्वास था और इसीलिए वो ऐसे कर्मकांड करके अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। उस रात भी वो घर आया और चिल्लाने लगा कि मेरी माँ की मौत के तुम जिम्मेदार हो और फिर गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया। इन
सारे स्टेटमेंट्स की एक रिपोर्ट बनाकर शैरी बैन को देती है, पर बैन कहता है कि इन स्टेटमेंट्स के बल पर हम साबित नहीं कर सकते कि यंग ने कत्ल किया है। मरने से पहले वैंग ने अपना वसीयतनामा लिखा था। उसमें वैंग ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी वाइफ लीजा के नाम किया था और आधा अपनी फैमिली डॉक्टर के नाम, जिसका नाम केनेथ है। लीजा को प्रॉपर्टी दी गई, ये बात तो ठीक है, वो उसकी वाइफ थी, लेकिन कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने फैमिली डॉक्टर को क्यों देगा बताओ? इसमें शक की पूरी गुंजाइश है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए तुम एक काम करो, उस डॉक्टर केनेथ से पूछताछ करो। तो अब शैरी केनेथ से पूछती है तो वो कहता है कि मैं कई सालों से इस परिवार का वफादार रहा हूँ, और तो और यंग बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़का है। शायद वैंग को लगा होगा कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को यंग के नाम करेगा तो वो जल्दी सारी धन दौलत उड़ा देगा, तो सेफ्टी के लिए वैंग ने प्रॉपर्टी को मेरे नाम करना सही समझा होगा, इसीलिए मेरे नाम कर दी, और फिर शायद इसी वजह से यंग ने गुस्से में वैंग को मार डाला। ये सब मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, क्योंकि असली कारण तो सिर्फ वैंग जानता होगा ना कि उसने प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों की और अपने बेटे के नाम क्यों नहीं की। अब फिर से हाउसकीपर से पूछताछ की जाती कि वैंग की पहली वाइफ के बारे में तुम क्या जानती हो? वो बताती है उनकी पहली वाइफ का नाम सुजैन था। सुजैन और वैंग की लव मैरिज थी। शुरू में तो दोनों बड़े खुश थे, लेकिन धीरे धीरे सुजैन को वैंग पर शक होने लगा। वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाकर लौटता तो उसके कपड़ों पर ये लिपस्टिक वगैरह के मार्क्स होते, जिसे देखकर वो वैंग पर खूब चिल्लाती भी कि तुम कहाँ गए थे, किसके साथ ये सब करके आए हो। इतना ही नहीं, जो यंग है ना, वो दिखने में बिल्कुल वैंग जैसा ही दिखता है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा यंग पर उतारती थी और उसको बुरी तरह मारती भी थी। लगभग वो पागल हो चुकी थी। ऐसे में एक दिन वो मर गई। उसके फ्यूनरल में वैंग तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो नहीं आता तो लोग और मीडिया उसके बारे में न जाने क्या क्या अफवाह फैलाते। इसी डर से वो नाम के वास्ते फ्यूनरल में गया। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसने लीजा से शादी कब की और वो उसे कहाँ मिला था? हाउसकीपर बताती है कि केनेथ वैंग के घर में काम करने के लिए किसी ऑर्फनेज से लीजा को लेकर आया था, और वैंग को फिर लीजा से प्यार हो गया और उसने लीजा से शादी कर ली। अब शैरी इन सारी बातों को अपनी रिपोर्ट में नोट कर लेती। फिर वो लीजा को बुलाती है और बताती है तुमने अभी तक जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सब इसमें लिखी हुई है, इस पर साइन करो। बैन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी अचानक उसे कुछ सोचता है और वो कत्ल के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को चेक करने लग जाता है। तो पता चलता है कि कातिल लेफ्ट हैंडेड है, और तो और दोस्तों, लीजा लेफ्ट हैंड से ही साइन कर रही है। अब बैन को लीजा पर और शक हो जाता है। हालांकि शैरी की टीम का मानना है कि सारे गवाह तो यंग की ओर ही इशारा कर रहे हैं, मतलब वही कातिल होगा, पर बैन कहता है कि नहीं, कत्ल के हथियार पर सिर्फ और सिर्फ लीजा के फिंगरप्रिंट्स हैं और वैंग का बहुत सारा खून लीजा पर लगा हुआ था। जब तक इन मामलों में क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक लीजा को पुलिस कस्टडी में रखना ही समझदारी होगा। तो एक पुलिस ऑफिसर पूछता है कि लीजा कत्ल क्यों करेगी, उसके पीछे का उसका मकसद क्या हो सकता है? वैंग ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको दे भी तो दिया था, फिर उसे कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ गई होगी? और अगर उसने कत्ल किया भी होगा तो वो क्राइम सीन पर क्यों पड़ी रहेगी? बैन कहता है कि जब तक मेरे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले। सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि वैंग की पहली वाइफ सुजैन कैसे और क्यों मरी। अब टीम के जाने के बाद शैरी बैन को खूब डांटती भी है कि तुम्हारी सेहत की जो हालत है उसमें तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ये केस छोड़कर तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे ऊपर ये बोझ बनकर रह जाएगा। पर बैन कोई बहाना करके उसका मुंह बंद कर लेता है। अगले दिन शैरी फिर क्राइम सीन पर जाती है तो देखती है कि जो सिंबल दरवाजे पर बना हुआ था वो फर्श पर भी होता है। उसके पीछे रखा एक बैग अपने आप ही नीचे गिर जाता है। अब शैरी उस बैग के अंदर रखे कुछ बुक्स खोलकर देखने लगती है। फिर वो बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो पता चलता है वो बहुत ऊंचाई पे है। वो वापस दरवाजे के पास जाती है तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बालकनी की दीवार पर बैठी सुजैन कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है वैंग, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। ये कहकर वो कई सारे कागज नीचे फेंकते हुए नीचे कूद जाती है। प्रेजेंट में दोस्तों शैरी ये बातें बहन को बताती है तो वो पूछता है कि नीचे कूदने से पहले उसने कुछ कागज फेंके थे, राइट? वो कागज कहाँ गए? तो शैरी कहती है हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उतनी ऊंचाई से गिरे हुए कागज हवा में कहीं उड़ गए होंगे, ये भी पॉसिबल है। फिर वो बहन को एक बुक दिखाती है जो उसे क्राइम सीन में उस बैग में मिला था। हाउसकीपर के स्टेटमेंट के अनुसार सुजैन को मंत्र तंत्र झाड़ फूंक वगैरह में बहुत ही गहरा विश्वास था, और जब सुजैन को शक होने लगा कि उसका पति उसको धोखा दे रहा है तो उसने अपने पति को ऐसी घिनौनी मौत देनी चाहिए कि वो मरकर नरक में जाए। इसी इरादे से उसने कोई कर्मकांड करके अपने शरीर पर एक सिंबल बना लिया, और जब वो खुदकुशी करके मरेगी तो उसका शाप उसके पति को लगेगा और उसे भी घिनौनी मौत मिलेगी, ऐसा उसका मानना था। और फिर इतना ही नहीं, सुजैन के मरने के कुछ ही दिनों के बाद वैंग के ब्रेन में कैंसर डायग्नोस हो गया, और तो और उसके बिजनेस में भी भारी लॉस होने लगा। लेकिन ये सारी चीजें सोचने के बाद भी बैन को इन चीजों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि ये सब महज एक संयोग है। अब शैरी तो जानती है कि बैन यही कहेगा, इसलिए वो एक और बात बताती है कि पता है, सुजैन के मरने के बाद जब उसका शव विश्लेषण किया गया था तो उसके लंग्स में एक अजीब तरह के पौधे का सैंपल मिला। उन पौधों का नाम है बेलाडोना। तुम्हारे हाथ में जो बुक है ना, उसमें बेलाडोना के बारे में लिखा हुआ है। यानी सुजैन ने इस बुक के मुताबिक कोई कर्मकांड करके अपने पति को नरक पहुंचाने का प्लान बनाया था, और वो कर्मकांड बेलाडोना को जलाकर उसके धुएं के माध्यम से किया जाता है। इस बुक में इस प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसके अनुसार सुजैन के बेटे यानी यंग ने वैंग को जान से मारकर नरक में धकेलने का कर्मकांड किया था। बेलाडोना पौधे को जलाकर उसके धुएं से कमरे को भर दिया और फिर इस हथियार से वैंग के सर पे वार करके उसका खात्मा किया। यंग को भी अपनी माँ की बात पर विश्वास था कि
कि ऐसा करने से वैंग नरक में जाएगा। शहरी ये बातें कहने के बाद कहती है यही सच है, लेकिन बैन कहता है कि जो कहानी तुम मुझे सुना रही हो उसे चाहे तो मैं मान भी लूं, लेकिन कोर्ट और कानून इन बातों को बिल्कुल नहीं मानेगा। उन्हें तो ठोस सबूत की जरूरत होती है। और तब शहरी रिवील करती है कि ठोस सबूत भी है मेरे पास। असल में वैंग ने लिजा के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ था। शहरी उस कैमरे के फुटेजेस बैन को दिखाती है। तो उसमें एक रात लिजा नींद में होती है कि अचानक उसका शरीर तड़पने लग जाता है। दूसरे दिन वो अकेली होती है, पर लगता है वो किसी से बात कर रही है। ये लोग उसके लिप मूवमेंट्स के आधार पर पता लगाते हैं कि वो कह क्या रही है। वो मरी हुई सुजैन का नाम लेती है और कहती है मैं तुमसे नहीं डरूंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह के वो वाक्य बोलती है। अकेले में दोस्तों वो इस तरह बिहेव करती थी, लेकिन एक डॉक्टर उसे पूरा चेकअप करके ये रिपोर्ट देता है कि उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है ही नहीं, वो एकदम नॉर्मल है। तो अगले दिन वो लिजा को वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि तुम किसके साथ बात कर रही थी और अचानक तुम्हारा शरीर तड़पने क्यों लगा था। तो अब लिजा अपने पक्ष में कहानी बताती है कि जब मैं शादी करके वैंग के घर में आई तो मुझे वैंग की पहली वाइफ सुजैन के कमरे के सामने वाला कमरा दिया गया। उस दिन से मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। फिर एक रात तो अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि सुजैन की आत्मा मेरे सामने बैठी हुई है। उसी को देखकर मैंने कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरती और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बैन पूछता है कि एक बात बताओ, क्राइम सीन पर वैंग का जो खून था वो तुम्हारे ऊपर कैसे लगा। वो कहती है यंग वैंग को मार रहा था और मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, तभी वैंग का खून मेरे ऊपर छिड़क गया होगा। इतना कहकर लिजा चुप नहीं होती, बल्कि पुलिस को क्लू भी देती है कि यंग को शायद आप लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए, पर मुझे पता है कि वो उस जगह पे होगा जहाँ पे बेलोडोना पौधा उगता है। वो पौधा ताइवान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। आप उन इलाकों में उसको ढूंढिए, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। बहन को लिजा पर जो शक था वो अब और मजबूत हो जाता है कि ये इतनी सारी डिटेल्स कैसे जानती है और यंग को पकड़वाने के पीछे इस तरह तुली भी क्यों है। अब बैन लिजा के कमरे के सारे फुटेजेस एक एक करके अच्छे से देखता है। दूसरी ओर शहरी लिजा के बताए हुए क्लू को ध्यान में रखते हुए यंग की तलाश में लग जाती है। बहन को वीडियो फुटेजेस से पता चलता है कि वैंग का फैमिली डॉक्टर केनेथ और लिजा के बीच अफेयर चल रहा है और वो इंटीमेट भी होते हैं। बैन का शक दोस्तों फिर केनेथ पर शिफ्ट हो जाता है। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब बैन अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उस समय डॉक्टर कहता है कि हमारी एक टीम आरएनए टेक्नोलॉजी से ब्रेन कैंसर को क्योर करने की कोशिश कर रही है। असल में उस आरएनए प्रोजेक्ट में ही केनेथ काम कर रहा है। बैन ने अभी तक जो फाइंडिंग्स की थी उनके आधार पर वो शैरी को बताता है कि जब लिजा पहली बार इस कमरे में आई थी तब उसका बर्ताव एकदम नॉर्मल था। हाउसकीपर के साथ भी वो ठीक से पेश आती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसका बर्ताव चेंज होने लगा। और जब उसे पता चला कि उसके कमरे में ये कैमरा फिक्स किया गया है तब से वो सावधान रहने लगी और उस कमरे में अपना ड्रेस चेंज नहीं करती थी। लेकिन अचानक एक दिन वो उसी कमरे में अपने सारे कपड़े उतार कर आईने के सामने खड़ी अपनी बॉडी को देख रही होती है। इतना ही नहीं, जब तुमने उससे साइन मांगा तो उसने लेफ्ट हैंड से साइन किया था, लेकिन ये वाला वीडियो देखो देखो, शादी के बाद वो राइट हैंड से साइन कर रही है। अब कोई इंसान दोनों हाथों से साइन कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है ना। इतना ही नहीं, दोनों साइंस में कितना बड़ा फर्क है। तब शरी सोचने लगती है कि असल में वैंग, सुजैन और यंग तीनों ही लेफ्ट हैंडेड थे। लिजा राइट हैंडेड थी, लेकिन अब वो अचानक लेफ्ट हैंड से साइन कर रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और तब बैन उसको वो वीडियो दिखाता है दोस्तों जिसमें केनेथ और लिजा इंटीमेट हुए थे। यानी अब तो पक्का बैन को यकीन हो गया है कि इस कत्ल में केनेथ का भी हाथ है। केनेथ एक मीटिंग में बात कर रहा होता है और बैन भी वहां पर जाता है। केनेथ वहां अपने आरएनए रिसर्च के बारे में बता रहा होता है कि इस रिपोर्ट में सबसे पहले उन्होंने एक चूहे के ब्रेन में कैंसर सेल्स को फैलाया, जिसकी वजह से चूहा धीरे धीरे मरने लगा था। लेकिन जब इन लोगों ने आरएनए टेक्नोलॉजी से हेल्दी सेल्स को उसके नर्व सिस्टम में इंजेक्ट किया तो उसके दिमाग के कैंसर सेल्स मरने लगे और धीरे धीरे कैंसर लगभग 92% ठीक हो गया। वो आगे बताता है कि इंसान के हेल्दी नर्व सेल्स को क्लोन करके आरएनए टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी ब्रेन कैंसर पेशेंट के ब्रेन से कैंसर सेल्स को मिटाया जा सकता है और इस तरह से ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट इजीली हो सकता है। लेकिन इस रिसर्च में बहुत फंड्स लगेंगे, जिसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपके फंड्स की मदद से हम कई ब्रेन कैंसर पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। ये सुनकर वहां सभी बैठे लोग अप्लॉज देते हैं, लेकिन बैन माइक लेकर केनेथ से एक सवाल पूछता है कि इस प्रोसेस को आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार ना करके अगर एक हेल्दी चूहे के ब्रेन नर्व सेल्स का आरएनए निकालकर ब्रेन कैंसर से पीड़ित चूहे के ब्रेन में ट्रांसफर किया जाए तो तब क्या होगा। और इस पर केनेथ की बोलती बंद हो जाती। मीटिंग के बाद बैन और शैरी केनेथ से अकेले में मिलते हैं, लेकिन बैन आरएनए के बारे में नहीं पूछता, बल्कि अपना वही पुराना सवाल दोहराता है कि वैंग ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आपको क्यों दिया, बताइए। केनेथ कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शायद वैंग को लगा कि उसका बेटा प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए सेफ्टी के लिए उसने प्रॉपर्टी मेरे नाम की होगी, ताकि जब यंग और बड़ा हो जाए और अपनी जिम्मेदारी समझेगा तब तक प्रॉपर्टी मेरे पास सेफ रहे। और दूसरा आधा हिस्सा उसने अपनी दूसरी वाइफ यानी लिजा के नाम कर दिया था। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। अच्छा, वो आगे पूछते हैं कि वैंग को ब्रेन कैंसर था ना, तो वो इतने साल जिंदा कैसे रहा। केनेथ कहता है कि हमने वैंग पर अपना आरएनए टेक्नोलॉजी टेस्ट किया था और मुझे लगता है कि उसी की बदौलत वो इतने दिन जिंदा रह पाया। ये सुनकर तो शैरी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा तो बैन का भी ट्रीटमेंट हो पाएगा और उससे मरने की नौबत नहीं आएगी। तो वो पूछती है कि आपका आरएनए टेस्ट सफल रहा।
केनेथ कहता है कि नहीं, असल में वैंग का ब्रेन कैंसर जेनेटिक है, यानी उसके पिता को रहा होगा और शायद उसके बच्चे को भी होगा। वैंग चाहता था कि लीजा का जो भी बच्चा होगा उसे ऐसा कैंसर ना हो, इसलिए हमने लीजा के यूट्रस में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियो को इंसेमिनेट किया। लेकिन इस प्रोसेस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, जिसकी वजह से लीजा को दौरे पड़ने लगे और वो अजीब बिहेव करने लगी। इसलिए हमने उसके कमरे में कैमरा फिक्स किया था ताकि उसे ऑब्जर्व कर पाए, पर उसके बिहेवियर को आपने गलत समझ लिया कि वो आत्मा से बात कर रही थी। बैन कहता है कि चलो बढ़िया है, मान लिया तुम सच कह रहे हो, लेकिन इसका क्या जवाब दोगे तुम? ये कहने के बाद वो तुरंत केनेथ को वो वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें लिज और केनेथ इंटीमेट हुए थे, लेकिन केनेथ कहता है कि ये झूठ है। इस पर बैन उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिससे पता चलता है कि केनेथ न सिर्फ लीजा के साथ क्लोज था बल्कि वैंग की पहली वाइफ सुजैन के साथ भी क्लोज था। लेकिन अभी भी केनेथ यही कहता है कि ये सब कुछ मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें हैं, सुजैन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था। पर ये बैन दोस्तों छोड़ने वाला थोड़ी है उसे। वो कहता है कि सुजैन ने खुदकुशी करने से पहले कुछ कागज नीचे फेंके थे। मुझे लगता है कि वो कागज नहीं फोटोज थे जिसमें तुम और सुजैन क्लोज थे। इससे पहले कि पुलिस के हाथों वो फोटोज लगे तुमने उन फोटोज को उठा लिया है ना। एक रिपोर्टर ने कुछ फोटोज भी क्लिक कर लिए थे, लेकिन तुमने उसे पैसा देकर उन फोटोज को खरीद लिया और उसके मुंह पे टेप लगा दिया। फिर तुम वहां पड़ी हुई सुजैन की लाश के आगे मातम मनाने लग गए कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सारी तो वैसे मेरी फाइंडिंग्स थी, इनके आधार पर मैं तुम्हें एक थियरी बताता हूँ। तुम्हारे और सुजैन के बीच में अफेयर था। जब ये बात लोगों को पता चलने लगी तो अपमान के मारे सुजैन ने खुदकुशी कर ली और तब तुम्हें एक आइडिया आया और तुमने सुजैन के आरएनए को लीजा के ब्रेन नर्व सेल्स में ट्रांसफर किया क्योंकि तुम सुजैन को खोना नहीं चाहते थे। इससे हुआ ये कि सुजैन की ब्रेन मेमोरी लीजा के ब्रेन में ट्रांसफर हुई, यानी अब तुम्हारी प्यारी सुजैन लीजा के रूप में जिंदा रहने लगी। कैसी लगी मेरी थ्योरी? केनेथ कहता है एकदम बेहुदा थ्योरी है ये, इसमें जरा भी सच नहीं है। बिना सबूत के जो तुमने ये फालतू बातें कही है कोई मायने नहीं रखती। और दोस्तों कुछ हद तक तो केनेथ की बात सच भी है, क्योंकि बैन के पास वाकई में इन चीजों का कोई ठोस सबूत नहीं होता। दूसरी ओर शैरी को यंग की लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपनी बड़ी टीम के साथ उसे पकड़ने जाती है। वहाँ बिल्कुल अजीब तरह के पौधे होते हैं जिन्हें सूंघने पर शैरी को कुछ इल्यूजन आता है, तो मौका पाकर यंग मास्क पहनकर शैरी के टीम मेंबर्स को मारने लगता है। पर शैरी किसी तरह उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम ही ने अपने पापा वैंग का कत्ल किया ना। यहाँ अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मरने से पहले सुजैन ने यंग से कहा था कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी बेटा, और मेरे जाने के बाद तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा और हमेशा सावधान रहना होगा। ये पौधे किसी भी हाल में सूखने ना पाए, इसीलिए इन्हें रोज पानी देना। अगर मैं मर भी गई तो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी मैं। ये सब सुनकर यंग को अपने पिता यानी वैंग पर बेहद ही गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि वैंग की वजह से उसकी माँ की जान गई। ये सब बातें सोचते हुए प्रेजेंट में वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने पापा का कत्ल किया, उसे ऐसी घिनौनी मौत होनी चाहिए थी। और फिर अब उसके कन्फेशन के आधार पर पुलिस भी मान लेती है कि यही कातिल है। ये केस क्लोज होने वाला होता है तो वैंग का फ्यूनरल वगैरह करके उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। ये सब देखकर केनेथ तो फूट फूट कर रोता भी है, जबकि वैंग की वाइफ लीजा एकदम चुप खड़ी रहती है। और दोस्तों हमारा बैन इस बात को नोटिस कर लेता है। बैन को अब यंग का ख्याल आता है, क्योंकि उसे लगता है जिस घर में माँ और बाप दोनों ठीक नहीं हो तो बच्चों पर बुरा असर तो पड़ता ही है। ऐसे ही मुश्किल बचपन का शिकार था यंग। बड़ों की गलतियों की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है, हालांकि वो 18 या उससे कम उम्र का लड़का है। खैर दोस्तों, अब लीजा और यंग के साथ उसका फाइनल इंटरेक्शन होता है। अगर इस दौरान यंग का गुनाह साबित हो गया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब बैन लीजा की ओर इशारा करके यंग से पूछता है कि ये देखो, तुम इस औरत को जानते हो क्या? वो कोई जवाब नहीं देता दोस्तों। इसी बीच लीजा वहां पर रखे पेपर्स के शार्प एज पर अपनी उंगली रगड़कर अपना खून निकालने में लगी होती है। और ये क्या? फिर वो यंग के सीने पर बने उस अजीब सिंबल को घोरती है और तब यंग बताता है कि मेरी माँ की बरसी पे घर में पूजा रखी गई थी। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पूजा के बाद यंग निकलने वाला था, लेकिन तब लीजा ने उसके हाथ में एक लेटर दिया और कहा कि मरने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये लेटर दिया था। यंग ने भी वो लेटर ले लिया था। अब प्रेजेंट में ये बात सुनकर बैन चौंक कर लीजा से पूछता है कि सुनो, तुमने अभी तक इस लेटर का जिक्र क्यों नहीं किया है? ये क्या दोस्तों? अचानक लीजा का बर्ताव चेंज हो जाता है और लगता है उसके ब्रेन में जो सुजैन की मेमोरीज ट्रांसफर की गई थी वो काम करने लगी है। वो कहती है कि बेटा यंग, पहाड़ के ऊपर जो हमारा घर था वहाँ हमारे ढेर सारे पौधे थे, तुम उन्हें रोज पानी देते हो ना, ध्यान रहे कि वो मुरझा ना जाए। और मैंने तुम्हारे लिए जो लेटर लिखा था उसे तुम्हारे बाप ने कहीं छुपा दिया था। उस लेटर को तुम्हारे हाथ में पहुंचाने के लिए मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ा। पता है तुम्हें बेटा, 1 साल बाद मुझे अपने हाथों से वो लेटर तुम्हें देने का मौका मिला। तुमने अपने बाप की जान लेकर मेरी मुराद तो पूरी कर ही दी थी, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो एकदम सुजैन की तरह दोस्तों यंग का हाथ पकड़कर रोने लग जाती है और यंग भी रोता है? और फिर कुछ ही देर में लीजा बेहोश
बैन तो पागल हो जाता है कि ये क्या ड्रामा है। असल में दोस्तों उस लेटर में सुजैन ने ये लिखा था कि मैं अपने कर्मकांड के जरिए तुम्हारे पिता को शाप दे दूंगी और खुदकुशी कर लूंगी। मेरी मौत के बाद तुम इस बुक में लिखे कर्मकांड को ठीक ठीक करके पूरा कर देना और अपने पिता का कत्ल कर देना, तब जाकर उसकी आत्मा नरक में जाएगी और वहाँ बुरी से बुरी आत्माएं उस पर जुल्म करेंगी। यही मैं चाहती हूँ, अपनी माँ के लिए सिर्फ इतना कर दो बेटा। इस तरह लेटर लिखकर सुजैन ने बालकनी से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी थी दोस्तों। और यंग ने अपनी माँ की हर बात मानी। जैसा कर्मकांड उस बुक में लिखा था वो सब सही करके उसने उस हथियार से अपने पिता वैंग के सर पे मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। बहन को वैसे अब यहाँ यंग पर तरस आता है क्योंकि 18 साल की उम्र में वो जेल जाएगा बेचारा, और कम से कम यहाँ से अब 20 से 25 साल जेल में उसे काटने पड़ेंगे। जब वो रिहा होगा तो 50 का हो जाएगा। उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो यूं ही जेल में कट जाएगी। पर बहन के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि उसे मन ही मन अब भी यही लगता है कि यंग गुनहगार नहीं है, पर वो करता भी तो क्या, सारे सबूत और गवाह तो उसके खिलाफ ही थे। शहरी बहन से कहती कि देखो तुमने पूरी कोशिश कर ली है, अब जो होगा उसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा, तुम बेकार की टेंशन में मत रहो। और अब बहन को भी यही लगता है कि मुझे इस केस में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। वो शहरी को गले लगा लेता है और प्यार से उसके माथे को सहलाता है। वो कहता है जब बच्चा पैदा होगा तो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम बच्चे का ख्याल बड़े अच्छे से रखना, उसे अच्छी आदतें सिखाना और खासकर हिम्मत देना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि उसे ढेर सारा प्यार देना। जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता ना, आगे जाकर यंग जैसी हो जाती है उनकी लाइफ। इस तरह बातें करते हुए अचानक बैन बेहोश हो जाता है। शहरी तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और तब बैन का शरीर तड़पने लग जाता है क्योंकि अब कैंसर सेल्स ने बैन के ब्रेन नर्व सेल्स पर अपना असर करना शुरू कर दिया था। बैन की हालत देखकर शहरी एक जगह पर गाड़ी रोक देती है। यहाँ से दोस्तों कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि बैन हॉस्पिटल में है। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो शहरी से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। शहरी बताती है उस दिन रास्ते में तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, तब मैंने डॉक्टर केनेथ को कांटेक्ट किया जो RNA टेक्नोलॉजी से ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए मान गया। उसी ने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है और फिलहाल तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ और दिन के ट्रीटमेंट के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। पर दोस्तों फिलहाल तो बैन अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पाता। दूसरी ओर लिसा का चाल चलन पूरी तरह से बदल चुका है। वो अकड़कर कार में बैठती है और डॉक्टर के गाल पे हाथ फेर कर पूछती है तुम इतने परेशान क्यों हो डार्लिंग। लेकिन केनेथ के मन में क्या चल रहा है ये फिलहाल नहीं दिखाया जाता। यहाँ बैन की ट्रीटमेंट चल रही होती है और शैरी उसके साथ ही रहती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अचानक एक दिन लिसा बचाव बचाव करके चिल्लाती हुई घर से बाहर भागती है। केनेथ उसका कत्ल करने के लिए दोस्तों उसके पीछे भाग रहा होता है। ये बात शैरी को पता चलती है। यहाँ बैन तो अभी भी उस केस से बाहर नहीं निकल पाता और उस केस की कुछ और ऑडियोज को सुन रहा होता है। तो एक ऑडियो सुनकर वो हो जाता है शॉक। असल में जब वैंग पर हमला हो रहा था तब लिसा वहीं पे थी। वैंग ने पुलिस को कॉल किया था लेकिन हमले की वजह से फोन टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की सारी बातें उस फोन में रिकॉर्ड हुई थी। उस ऑडियो से पता चलता है कि लिसा हाथ में वो हथियार लिए कहती है तुम अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर वैंग इनकार कर देता है कि ये कंपनी मेरी मेहनत से बनी हुई है, इसे मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और गुस्से में दोस्तों लिसा ने उसके सर पर उस हथियार से लगातार वार किया, उसकी जान ले ली। ये एकदम तगड़ा एविडेंस था। लेकिन अब बैन रियलाइज करता है कि शैरी ने इन एविडेंस को जानबूझकर छुपा कर रखा। तो वो गुस्से में शैरी से इस बारे में सवाल करता है तो वो एक खतरनाक ट्विस्ट रिवील करती है दोस्तों। असल में शैरी किसी भी हालत में ब्रेन कैंसर से पीड़ित बैन को बचाना चाहती थी और जब केनेथ ने बताया कि वैंग को ऐसा ही ब्रेन कैंसर था और RNA ट्रांसफर की बदौलत ही वो ठीक रहा, तो शैरी ने एक फैसला किया। उसने केनेथ और लिसा के साथ एक डीलिंग कर ली कि अगर आप मेरे पति की फ्री RNA ट्रांसफर ट्रीटमेंट करेंगे और उसकी जान बचाएंगे तो मैं आप दोनों के खिलाफ जो सबूत है उन सबको इस केस से हटा दूंगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि लिसा के खिलाफ एक खास एविडेंस था, वो लेटर जो सुजैन ने यंग के लिए लिखा था। उस एविडेंस को दबाने के लिए शैरी ने खुद उन्हें सुझाव दिया था कि लिसा तुम ऐसी एक्टिंग करना जैसे तुम्हारे अंदर सुजैन की आत्मा आ गई हो। और दोस्तों उस समय लिसा की एक्टिंग को देखकर यंग समझ गया था कि ये मेरी माँ है और तब उसने कबूल कर लिया था कि कत्ल मैंने किया। और उस समय लिसा ने भी कहा था सुजैन की तरह बात करते हुए कि तुमने सही किया बेटा अपने पापा को मारकर। तो सारी बात को जानकर बैन बौखला जाता है और उसे शैरी पर इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत। वो कहता है कि तुमने अपना जमीर बेच दिया है क्या, एक बेगुनाह लड़के को, और वो भी इतनी कम उम्र के लड़के को तुमने जेल भिजवा दिया जबकि बेचारे ने कत्ल भी नहीं किया था। इस पर शैरी कहती है कि देखो तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो ना, हमारे होने वाले बच्चे को तुम्हारी सख्त जरूरत है, मैं इस तरह तुम्हें मरने कैसे देती बताओ। बैन रोने लगता है कि अगर तुम उस मासूम को बचा लेती ना तो मैं बहुत खुश होता।
उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके मैं चैन से कैसे जी पाऊंगा। दूसरी ओर लिजा पुलिस स्टेशन में जाकर केनेथ के खिलाफ कंप्लेंट करती है, जो कि उसका कत्ल करने के लिए उसका पीछे पड़ा हुआ था। और जब वो बाहर आती है तो बैन उससे अकेले में बात करता है। बैन उसे वो ऑडियो सुनाता है जिससे साफ पता चलता है कि लिजा ने ही वैंग का कत्ल किया था। लेकिन वो तो बड़ी अकड़ कर कहती है कि मेरे पास इन बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो बताओ। अच्छा, बैन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट थियरी बताता हूँ। तो वैंग के साथ तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक पता चला कि वैंग को ब्रेन कैंसर है और अचानक उसका बिजनेस भी लॉस में जाने लगा। तो तब तुमने फैसला किया कि तुम कैसे भी करके वैंग की प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द हासिल करोगी। और तब तुमने एक अच्छा मौका ढूंढा। सुजैन की बरसी थी और घर में एक पूजा हुई जिसके लिए यंग घर आया था। तब तुमने अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया। तुमने खुद एक लेटर लिखा जिसमें तुमने यंग को बताया कि बेटा तुम्हें अपने पिता वैंग को किसी तरह खत्म करना है और उसके लिए क्या क्या कर्मकांड करने हैं, ये सब तुमने वैंग को बताया। तुमने वो लेटर यंग को दिया और ये कहा कि ये लेटर तुम्हारी माँ सुजैन ने दिया था। कहा था ना तुमने। और फिर उस लेटर को पढ़कर उसे अपने पिता पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे विश्वास हो गया था कि मेरी माँ ने ही पापा को मारने के लिए मुझे कहा है। इसीलिए वो उस दिन घर पर आया और तोड़फोड़ मचाकर वैंग पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरी माँ को मारा है, तुम मेरी माँ के कातिल हो। और उस समय तुम ये सारी चीजें देखकर हंस रही थी क्योंकि ये सब तुम्हारा प्लान था। और जब वो वैंग को मार रहा था तो तुम छुपकर तमाशा देख रही थी। उसने सारे कर्मकांड किए और उस हथियार से उसने वैंग पर हमला भी किया था, लेकिन अपने पिता की जान लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी और वो घबराकर घर से भाग गया। उसके मारने से वैंग को उतनी चोट तो नहीं लगी थी और वो जिंदा भी था। फिर तुम कमरे में गई और तुमने वैंग का गला दबाते हुए उससे कहा कि तुम अपनी कंपनी मेरे नाम करना चाहते हो या फिर नहीं। और तब वैंग ने कहा मैं अपनी कंपनी किसी भी हालत में तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। और तब लिजा तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने उस हथियार से वैंग के सर पर बार बार वार करके उसकी जान ले ली। और फिर इतना सारा खून देखकर मुझे पक्का पता है तुम बेहोश हो गई थी। और इस कत्ल को करने के बाद तुम्हारा बर्ताव काफी चेंज हो गया था। तुम पहले जितनी डरी सहमी रहती थी अब एकदम से अकड़ कर रहने लग गई थी, होशियारी दिखाने लग गई थी ना। ये सारी बात बताकर बैन दोस्तों एक और चीज रिवील करता है कि सुजैन तुम्हें पता है हमारे लिए एक क्लू भी छोड़ गई थी। याद है जब शैरी एक बार क्राइम सीन पर गई थी तो एक बैग अपने आप नीचे गिरा था। असल में सुजैन की आत्मा ने वो बैग नीचे गिराया था क्योंकि वो चाहती थी कि शैरी उस बुक को देखे और उसे पता चले कि उसका बेटा यंग निर्दोष है। वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी। इतना बताकर अब बैन लिजा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे सामने लिजा का शरीर है लेकिन इसके अंदर लिजा नहीं है। ठीक कहा ना मैंने मिस्टर वैंग। ओह माय गॉड, ये सुनकर तो आपको भी शॉक लग गया होगा। लिजा हंसकर कहती है कि वाह, तुम एक ब्रेन कैंसर पेशेंट होने के बावजूद बड़े इंटेलिजेंट निकले और तुम्हें ये बीमारी नहीं होती तो शायद तुम बहुत ही जल्द मुझे पकड़ भी लेते। बैन कहता है कि मेरी तारीफ बाद में करना वैंग, पहले ये बताओ कि तुम चाहते तो अपनी मेमोरीज को एक आदमी के अंदर ट्रांसफर कर सकते थे, फिर तुमने लिजा के शरीर को यानी एक लड़की के शरीर को ही क्यों चुना? दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं देता हो, यह मतलब देती क्योंकि अभी वो लिजा है, मतलब लिजा के शरीर में है और वो अपने गार्ड्स के साथ कार में वहां से निकल जाती है। फिर बैन शैरी के साथ सुलह कर लेता है क्योंकि वो समझ जाता है कि शैरी की जगह पर अगर वो होता तो शायद वो भी अपने पति को बचाने के लिए यही करता जो शैरी ने किया था। तो एक दिन अचानक केनेथ उसके घर पर आता है। अब पहले तो बैन उससे मिलना नहीं चाहता लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचाने नहीं आया, प्लीज एक जरूरी बात करनी है तुमसे। इस पर बैन भी मान जाता है। अब केनेथ एक और सस्पेंस रिवील करता है कि 20 साल पहले केनेथ और वैंग ने मिलकर ब्रेन कैंसर से लड़ने के लिए ये RNA रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया था। तब उनके ऑफिस में काम करती थी सुजैन। इतना ही नहीं, केनेथ और वैंग दोनों वहां पर गए थे। वैंग को बचपन से ही लड़का होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा खुद को एक लड़की महसूस करता था लेकिन दुनिया उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसी डर से उसने खुद को दुनिया के सामने का आदमी बताया और इस बात को साबित करने के लिए उसने अपनी ऑफिस में काम करने वाली सुजैन से शादी भी की। दोनों सिर्फ मीडिया के आगे एक हैप्पी कपल थे लेकिन अंदर ही अंदर दोनों अपनी रिलेशनशिप से घुट रहे थे। ये सब देखकर केनेथ को सुजैन के लिए बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उसी के कहने पर वैंग ने सुजैन से शादी की थी। इसलिए सुजैन को दिलासा देने के लिए केनेथ अक्सर सुजैन से मिलने लगा और इन्हीं मुलाकातों को मीडिया ने कोई और ही रंग पेश कर दिया और अफवाहें फैलने लगी कि केनेथ और सुजैन का अफेयर चल रहा है। लेकिन इसके 10 साल के बाद ही सुजैन को ये पता चला कि वैंग गे है और वैंग और केनेथ गे पार्टनर्स हैं। तब जाकर उसे और गुस्सा आ गया और वो वैंग पर चिल्लाने लगी कि अगर वो तुम्हारा पार्टनर है तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? मैं तुमसे इसके लिए बदला लेकर रहूंगी, देखना वैंग, तुम अपने तरीके से तुम्हें शाप दूंगी। फिर उसने अपने विश्वास के मुताबिक कुछ कर्मकांड किए और घर की बालकनी से कुछ फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग्स नीचे फेंके। इसके बाद उसने खुद भी नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। इसके कुछ देर के बाद ही केनेथ वहां पर पहुंचा और उसने नीचे पड़े हुए उन फोटोज को भी देखा
तो असल में दोस्तों वो सुजैन और केनेथ के इंटीमेट फोटोज नहीं थे, बल्कि वैंग और केनेथ के इंटीमेट फोटोज थे। उन्हीं फोटोज को केनेथ ने छुपा लिया था और फिर वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि मेरी वजह से एक मासूम औरत की जान चली गई, इसीलिए वो बहुत ही रोया कि प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद केनेथ और वैंग दुविधा में पड़ गए कि आगे क्या करें, और इसी दौरान उन्हें पता चला कि वैंग को ब्रेन कैंसर है, और तब उन दोनों ने ब्रेन कैंसर को क्योर करने के लिए RNA टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया। और अपने इस काम के लिए उन्होंने एक ऑर्फनेज में रह रही लीजा को चुना। उसे काम के बहाने घर ले आए और फिर वैंग ने उससे शादी भी कर ली। फिर केनेथ ने वैंग के ब्रेन के हेल्दी सेल्स को रीना के ब्रेन में ट्रांसफर किया और धीरे धीरे वैंग की मेमोरीज लीजा के ब्रेन में आ गई। मतलब दोस्तों एक पॉइंट पर लीजा पूरी तरह से वैंग बन गई, और उसी का साइड इफेक्ट था कि उसका शरीर बहुत अजीब तरह से तड़पने लग गया था और उसे दौरे पड़ते थे। और क्योंकि वैंग बचपन से ही एक लड़की बनना चाहता था, तो अब एक लड़की के शरीर में खुद को पाकर वो बड़ा खुश था, और इसीलिए उस दिन वो अपने कपड़े उतार कर आईने के सामने खुद को लड़की के रूप में निहार रहा था। मतलब दोस्तों कंडीशन ये थी कि लीजा दिमागी तौर पर खुद को वैंग ही समझेगी, और जो शारीरिक तौर पर वैंग है वो भी वैंग ही रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पर बॉडी लीजा की होगी, बाकी सारा कंट्रोल माइंड सब कुछ होगा वैंग का। इसी बीच केनेथ ने वैंग के स्पर्म सेल्स निकालकर उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया और IVF के जरिए लीजा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंजेक्ट किया, जिससे लीजा क्या हुई, प्रेग्नेंट। और वैंग के स्पर्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना इसीलिए जरूरी था ताकि वैंग को जो ब्रेन कैंसर है वो जीन्स के माध्यम से उसके होने वाले बच्चे को पीड़ित ना करे। दोस्तों मेडिकल टेक्नोलॉजी किस खतरनाक दिशा में जा रही है उसका उदाहरण ये मूवी है शायद। अब यहाँ पर केनेथ और वैंग ने ये प्लान बनाया कि जब लीजा का बच्चा बड़ा होगा तो वैंग की ब्रेन मेमोरीज को पूरी तरह से उस बच्चे के ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह बार बार वैंग की ब्रेन मेमोरीज को अलग अलग लोगों में ट्रांसफर करते रहेंगे, जिससे वैंग को शायद कभी मौत होगी ही नहीं। क्या प्लान है यार। पर इनके मास्टर प्लान में अचानक एक दिन अड़चन आ गई। वैंग ने केनेथ को एक दिन कॉल किया और कहा कि अब मैं लीजा के साथ नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो केनेथ ने उसको समझाया कि मैं हमारी कंपनी की भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ, तुम सब्र से काम लो जरा। पर वैंग नहीं माना और कहने लगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी लीजा के नाम कभी नहीं करूंगा। उसकी ये बातें दोस्तों लीजा ने सुन ली थी। अब रुकिए जरा, आपको पता है कि लीजा के ब्रेन में अब वैंग की मेमोरीज है, मतलब वो भी तो यही सोचेगा ना कि प्रॉपर्टी मुझे मिले। तो लीजा जिसके ब्रेन में दोस्तों वैंग की मेमोरीज हैं, वो खुद को कंपनी का CEO ही मानेगी, मतलब मानेगा। इसीलिए लीजा ने जिसके ब्रेन में वैंग की मेमोरीज है, उसने असली वैंग को रास्ते से हटाने का फैसला किया और उस हथियार से वैंग के सर पे वार करके उसकी जान ले ली। और जब केनेथ को ये बातें पता चली तो उसने लीजा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने केनेथ को समझाया कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो सिर्फ वैंग की बॉडी थी जो ब्रेन कैंसर से मरने वाली थी, असली वैंग तो मैं हूँ। और अब देखो मेरी लड़की बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, मैं ही तो हूँ अपनी कंपनी का CEO। हम जो चाहते थे वो तो हो ही गया, फिर तुम परेशान क्यों होते हो। पर एक बात बताओ, लीजा को खून देखकर चक्कर आता था, पर अब उसके ब्रेन में मेरी मेमोरीज हैं, तो फिर मुझे खून देखकर चक्कर क्यों आ रहा है। वैंग का कत्ल करने के बाद उसका खून देखकर मैं बेहोश हो गया, वरना तो मैं इस कत्ल को छुपाने में कामयाब भी हो जाता। तुम ये बताओ कि मैं अगर वैंग हूँ तो लीजा की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। और तब केनेथ बताता है कि मैंने तो पहले कहा था कि इस प्रोसीजर से 92 या 93% ही सफलता मिलती है। ऐसे छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, पर इन साइड इफेक्ट्स को कम करने का कोई रास्ता तो होगा। तब केनेथ कहता है कि एक छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो लीजा को लैब में लेकर गया और उसे बेड पर लेटाकर उसे कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। लेकिन तब लीजा को यानी उसके अंदर जी रहे वैंग को ये एहसास हो गया कि केनेथ उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो केनेथ को धक्का देकर वहां से भागी थी। और दोस्तों यही पहले का वो सीन है जब केनेथ लीजा का पीछा कर रहा था। ये सब जानकर अब प्रेजेंट में बैन पूछता है कि तुम्हारा और वैंग का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, फिर तुम लीजा की जान लेने के लिए उसके पीछे क्यों भागे थे। तब केनेथ बताता है कि मैं और वैंग लवर्स थे, कई साल से हम दोनों के बीच रिलेशनशिप थी, हम बड़े खुश थे, लेकिन फिर वैंग को ब्रेन कैंसर हो गया। वो ब्रेन कैंसर से मर जाता तो बात और ही थी, लेकिन लीजा ने बखूबी प्लान करके वैंग की जान ले ली। उसी लीजा ने जिसके दिमाग में वैंग की मेमोरीज थी, और तो और यंग जैसे एक मासूम लड़के को इसमें फंसाया और अब उस पर कत्ल का इल्जाम लगवा कर उसे जेल भेज दिया। मैं तो सुजैन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर अंदर ही अंदर टूट गया था। ऐसे में सुजैन का बेटा मेरी वजह से कातिल का लेवल लिए जेल में जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था, इसलिए मैं लीजा का कत्ल करने के लिए उसके पीछे गया। अब बैन पूछता है कि अगर तुम्हें यंग को बचाने का एक और मौका मिले तो क्या तुम उसे बचाओगे। वो कहता है कि उस लड़के को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो दोस्तों अब ये दोनों कोई प्लान बनाकर लीजा से मिलने चाहते हैं। लीजा यानी कि वैंग, मतलब वैंग का ब्रेन उसमें है तो वो वैंग ही हुआ ना। खैर
दोनों उससे मिलने जाते हैं। केनेथ मास्क पहनकर जाता है ताकि लीजा उसे पहचान ना पाए। अब इस कमरे में 3 लोग हैं, बेन, केनेथ, लीजा के रूप में वैंग। तो बेन वैंग से पूछता है कि तुम्हारी पहली वाइफ सुजैन ने तुम्हें श्राप दिया था जिसकी वजह से तुम्हें ब्रेन कैंसर हो गया और बिजनेस भी लगभग फ्लॉप हो गया था, और तो और तुम्हारा लवर केनेथ भी तुम्हें छोड़कर चला गया। क्या तुम्हें इन बातों का अफसोस नहीं है? क्या ये धन दौलत, ये शानो शौकत, यही सब तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है? तो इस पर वैंग झट से कह देता है कि केनेथ से मुझे कोई प्यार था ही नहीं, मैं तो बस अपने मजे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, केनेथ और वैंग 20 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर केनेथ टूटकर रोने लग जाता है। उसके बाद उस कमरे में क्या हुआ यह हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीधे अब केनेथ को दिखाते हैं जो घर आकर खुद को जहरीला इंजेक्शन लगा देता है। वैंग के साथ बिताए हुए खुशी के पलों को वो याद करते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। अब कोर्ट में इस केस की फाइनल हियरिंग होती है और वहाँ आता है दोस्तों सबसे मजेदार, सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। लीजा कोर्ट में ये कहती है कि वैंग का कत्ल मैंने किया था, यंग एकदम निर्दोष है। फिर वो यंग को देखकर कहती है कि तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो बेटा, भले काम करो, तुमने जो कत्ल नहीं किया उसकी सजा मैं तुम्हें कभी नहीं भुगतने दूंगी, तुम खूब तरक्की करो। बैन ये सब सुन रहा होता है दोस्तों। शैरी भी उसका बयान सुनकर खुश होती है। लिसा को जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ महीने के बाद दिखाते हैं कि बैन ब्रेन कैंसर की वजह से बहुत ही कमजोर हो जाता है और आखिरकार वो मर भी जाता है। उसके कुछ महीने के बाद शैरी का बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे को लेकर शैरी जेल में लीजा से मिलने जाती है। बच्चे को देखकर लीजा फूट फूट कर रोती भी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन जहां इतने सारे ट्विस्ट होंगे क्लाइमेक्स में उसमें कोई कसर थोड़ी छोड़ी होगी डायरेक्टर ने। तो जब शैरी लीजा को अपना बच्चा दिखाती है तो ग्लास के उस तरफ से लीजा अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे करती है जैसे वो बच्चे के माथे को सहला रही हो। असल में दोस्तों, बैन हमेशा इसी तरह प्यार से शैरी के माथे को सहलाया करता था। और इसी सीन के साथ होती है मूवी खत्म। लेकिन रुकिए, अगर आपने गेस कर लिया है कि यहाँ पर क्या हुआ था तो वेरी गुड, और अगर नहीं तो हम किसके लिए हैं। असल में उस दिन जब बैन और केनेथ लीजा से मिलने गए तब केनेथ ने लीजा के ब्रेन से वैंग की मेमोरीज को निकालकर बैन की सारी मेमोरीज को लीजा के ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया था। इसी वजह से लीजा ने, मतलब उसके ब्रेन में जो बैन है, उसने कोर्ट में लीजा के मुंह से ये कबूल करवाया कि उसी ने वैंग का कत्ल किया। बैन जानता था कि उसका शरीर बहुत ही जल्द मर जाएगा, इसीलिए उसने यंग को न्याय दिलाने के लिए ये तरीका निकाला। वैसे बैन मरा नहीं, लीजा के शरीर में वो अभी भी जिंदा है, यानी उसकी मेमोरीज जिंदा है। अब कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार है, बताइए आपको मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।